Hello friends, you are welcome in Million Concepts of English। हम आज से पीजीटी शुरू कर रहे हैं क्योंकि टीजीटी का सिलेबस पूरा हो गया है। साथ साथ जो बचे हैं वो हम लिटरेरी टर्म्स पढ़ेंगे, ग्रामर पढ़ेंगे और प्रैक्टिस सेट करेंगे। और पीजीटी में आज से शुरू कर रहे हैं। तो आज शुरू करेंगे जॉन कीट्स की बायोग्राफी। लगातार आपको पीजीटी का सिलेबस मिलता रहेगा और अगर आपका कोई सुझाव है कि कौन सा राइटर पहले पढ़ना पसंद करेंगे, क्योंकि मेरे पास सारे नोट्स तैयार हैं, तो जिस राइटर्स को आप पहले बता देंगे तो उसको हम पढ़ा देंगे। और फ़ोन नंबर आप नोट कर सकते हैं और इस फ़ोन पर जो है आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं 94 11 88 14 88। आपको लगातार सारे नोट्स मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप हमारे मित्र भी बने रहें। चलिए, जॉन कीट्स की बर्थ की बात करें तो इनका जन्म होता है 31 अक्टूबर 1795, यानी कि 31 अक्टूबर 1795। और जॉन कीट्स वॉज बॉर्न फिन्सबरी, लंदन। तो लंदन में एक जगह है फिन्सबरी, वहाँ पर इनका जन्म होता है। बहुत सी किताबों में फिन्सबरी मिलता है और बहुत सी किताबों में मिलता है आपका मूरगेट। तो देखिए, मूरगेट फिन्सबरी से पहले नाम था, बाद में उसको चेंज करके फिन्सबरी कर दिया गया। इमीडिएटली नॉर्थ ऑफ द सिटी ऑफ लंदन, और ठीक लंदन के जो है नॉर्थ में ये शहर है। तो डेट ऑफ बर्थ आप याद रखेंगे, फिन्सबरी लंदन या मूरगेट लंदन याद रखेंगे। दूसरा, जॉन कीट्स वॉज वन ऑफ द सेकेंड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोइट, यानी कि जो रोमांटिक पोइट हैं उनकी सेकेंड जनरेशन को, जिसको हम यंगर जनरेशन बोलते हैं, उसको बिलोंग करते हैं। तो आप जानते हैं कि दो जनरेशन थी, एक एल्डर जनरेशन और दूसरी यंगर जनरेशन। तो देखते हैं कि यंगर जनरेशन में और एल्डर जनरेशन में कौन कौन से पोइट थे। फर्स्ट जनरेशन, जिसको हम एल्डर जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोइट्स कहते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलिंज, विलियम ब्लेक, रॉबर्ट सदे एंड वॉल्टर स्काउट। ये आपके जो है एल्डर जनरेशन के पोइट हैं। और यंगर जनरेशन में, जिसको हम सेकेंड जनरेशन बोलते हैं, जॉन कीट्स, पी.बी. शेली और लॉर्ड वेरन हैं। इनके पेरेंट्स की बात करें तो आप जानते हैं थॉमस कीट्स इनके फादर का नाम है, थॉमस कीट्स। और ये स्टेबल कीपर थे, यानी कि घोड़ों को पालते थे। ही प्रोवाइडेड हॉर्सेस फॉर हायर एंड फॉर कोचेस। तो इनके पास घोड़े किराए पर मिलते थे और बग्गियों में जोतने के लिए भी घोड़े किराए पर मिलते थे। लेकिन 1804, इनके 15 अप्रैल 1804 को इनके फादर की एक एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। होता क्या है, ये घोड़े से गिर जाते हैं और इनके सिर की हड्डी टूट जाती है और अगले दिन जो है ये इनकी डेथ हो जाती है। इनकी मदर जो थी फ्रांसिस कीट्स, इनकी माँ का नाम था। जैसे ही इनके फादर की 1804 में 15 अप्रैल 1804 में डेथ हो जाती है, तो इनके पिताजी की डेथ के 3 महीने के अंदर ही अंदर इनकी माँ जो है वो रीमैरिज कर लेती हैं, रीमैरिड कर लेती हैं। इन 1810 हिज मदर डाइड फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस, और 1810 में इनकी माँ की भी मृत्यु हो जाती है ट्यूबरक्लोसिस से, यानी कि टीबी, जिसको बोलते हैं क्षय रोग, टीबी से इनकी माँ की मौत हो जाती है। अगर हम इनके भाई बहनों की बात करें तो जॉन कीट्स के 2 भाई और 1 बहन थी और तीनों ही इनसे छोटे थे। जॉन कीट्स वॉज द एल्डेस्ट
ऑफ थॉमस एंड फ्रांसिस कीट्स 4 चिल्ड्रन, ये 4 भाई बहन थे, जिनमें कीट्स सबसे बड़े थे। जॉर्ज कीट्स 1797 में जिनका जन्म होता है, टॉम कीट्स 1799 में, और फैनी कीट्स जो इनकी बहन है वो 1803 में। और 1818 में इनके भाई टॉम की भी ट्यूबरक्लोसिस से डेथ हो जाती है। एजुकेशन की बात करें तो एट द एज ऑफ 8 जॉन कीट्स रिसीव्ड हिज अर्ली एजुकेशन इन ए स्मॉल विलेज ऑफ एनफील्ड रन बाय जॉन क्लार्क। तो जॉन क्लार्क एनफील्ड में एक स्कूल चलाते थे, तो उसी स्कूल में इनकी अर्ली एजुकेशन होती है। वहीं पर जॉन क्लार्क का जो इनके मास्टर हैं, उनका पुत्र होता है चार्ल्स काउडन क्लार्क। इनसे इनकी बहुत अच्छी मित्रता हो जाती है। द 15 years old son of the headmaster became his friend। 15 वर्ष का होता है वो उनका मित्र बन जाता है। अब इसके बाद जॉन कीट्स ने अप्रेंटिस की थी 1811 से लेकर 1815 तक। डेट ध्यान रखेंगे। टॉमस हैमंड जो कि सर्जन थे और एपोथेकेरी थे, यानी कि वैद्य थे। एपोथेकेरी मान वैद्य ऑफ एडमंटन, तो एडमंटन में वैद्य थे। तो इन्होंने वैद्य की प्रैक्टिस करनी चालू की थी और 1816 में ही क्वालिफाइड एपोथेकेरी हॉल, तो एपोथेकेरी हॉल को इन्होंने क्वालिफाइड किया। अब हम बात करते हैं कि एपोथेकेरी हॉल क्या है और इनको अप्रेंटिस इन्होंने क्यों किया। आप जानते हैं कि इस समय अगर हम डॉक्टर बनना चाहते हैं तो वी हैव टू क्रॉस नीट एग्जाम, लेकिन उस समय ऐसा कुछ नहीं था। तो ये हैमंड जो आपके टॉमस हैमंड डॉक्टर थे, तो उनके पास इन्होंने 1811 से लेकर 1815 तक डॉक्टर की प्रैक्टिस की थी, यानी कि सीखा था। उसके बाद इन्होंने परीक्षा निकाली थी 1816 में एपोथेकेरी हॉल। तो एपोथेकेरी हॉल एक संस्था है जो सर्टिफिकेट देती है डॉक्टर्स का, नहीं वैद्य का सर्टिफिकेट जो देती है। तो उन्होंने 1816 में उस वैद्य के सर्टिफिकेट को प्राप्त कर लिया एपोथेकेरी हॉल से। एपोथेकेरी हॉल क्या है? द हेडक्वार्टर्स ऑफ बर्सफुल सोसाइटी ऑफ एपोथेकेरीज ऑफ लंदन। तो लंदन की बर्सफुल सोसाइटी है। अब होता क्या है, पढ़ लेते हैं। द जॉब ऑफ सर्जन इन कीट्स डे डिड नॉट रिक्वायर्ड अ यूनिवर्सिटी डिग्री, देखिए उसको यूनिवर्सिटी डिग्री की आवश्यकता नहीं होती थी। अ सर्जन लाइसेंस्ड बाय एग्जामिनेशन वॉज ए जनरल प्रैक्टिशनर सेटिंग बोन्स, ड्रेसिंग वुंड्स, गिविंग वैक्सीनेशन। तो आपने आजकल देखा होगा कि बहुत सारे लोग हड्डियों पर फ्रैक्चर, जैसे जो खपच्चे बांध देते हैं उनको हड्डी जोड़ देते हैं, पर मरहम पट्टी कर देते हैं। बहुत सी जगह जो है देसी दवा की दुकानें होती हैं। तो ये क्या करते थे, उन्होंने जनरल प्रैक्टिस की, हड्डियों को जैसे सेट करना, ड्रेसिंग करना और वैक्सीनेशन लगाना, ये सारा कुछ सीखा था। लेकिन इन्होंने इसके बाद कोई प्रैक्टिस नहीं की थी। इन 1817 लेफ्ट द मेडिकल प्रैक्टिस एंड टुक टू पोएट्री द होल हार्टेडली। यानी कि 1816 में इन्होंने एपोथेकेरी हॉल से एग्जामिनेशन क्रॉस किया था, इनके वो उसको पास किया था। उसके बाद 1817 में उन्होंने छोड़ दिया, उन्होंने इसकी प्रैक्टिस नहीं की, बल्कि अपना पूरा मन जो है पोइट्री की दुनिया में लगाया। ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो बनता है कि जॉन कीट्स ने किस समय लिखना शुरू किया। यह है 1814 की बात। कीट्स फर्स्ट अटेम्प्ट एट राइटिंग वर्स इमिटेशन ऑफ स्पेंसर, यानी कि इमिटेशन ऑफ स्पेंसर इनकी पोइम है। ये इनका पहला प्रयास था कविता लिखने का, इनके पोइट्री को शुरू करने का। कीट्स वॉज अकाउंटेड विद
charm with the charm of Spencer's poetry by his friend and literary guide Charles Gordon Clark, his school friends। तो आपको पता है कि जो इनके मास्टर हुआ करते थे जॉन क्लार्क, उनके ही पुत्र थे, सन थे चार्ल्स डॉर्डन क्लार्क। तो ये जो इनके मित्र थे, इन्होंने इनको पुस्तकें उपलब्ध कराई। होमर का ट्रांसलेशन जो कि चैपमैन ने किया था उसको उपलब्ध कराया। जो क्लासिकल बुक्स पोप ने ट्रांसलेट की थी उसको उपलब्ध कराया। तो इनके बहुत सारी बुक्स इन्होंने पढ़ने को दी, उपलब्ध कराई कीट्स को। तो कीट्स जो है काफ़ी प्रभावित थे चैपमैन से, काफ़ी प्रभावित थे शेक्सपियर से, काफ़ी प्रभावित हुए थे स्पेंसर से। यानी कि जो आपके मिडिल एज के पोइट थे और दूसरे जो रेनेसां पीरियड के पोइट थे उनसे ये बहुत प्रभावित थे। तो चार्ल्स गॉर्डन क्लार्क लिखते हैं, जो उनके मित्र थे, कीट्स पोर्ड ओवर एडमंड स्पेंसर्स, यानी कि कीट्स जो है एडमंड स्पेंसर की जो फेरी क्वीन थी उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। किस प्रकार? एज अ यंग हॉर्स वुड थ्रू अ स्प्रिंग मीडो रैंपिंग, जिस प्रकार एक युवा घोड़ा एक घास के मैदान में रैंपिंग माने अपेक्षाओं को लिए घूमता है, उसी प्रकार कीट्स ने जो है फेरी क्वीन को जो स्पेंसर की थी उसको पढ़ा। तो ये बात लिखते हैं, इंपॉर्टेंट बात है, ये बात लिखते हैं रिकलेक्शंस ऑफ राइटर्स, इनकी रचना है चार्ल्स गॉर्डन क्लार्क की, उसमें इस बात को इन्होंने लिखा है। 1817 में कीट्स का फर्स्ट पब्लिकेशन जो पोइम्स का पब्लिश होता है और उसका टाइटल होता है पोइम्स। तो इस नाम से इनकी पहला पब्लिकेशन 1817 में पब्लिश होता है। ये भी ध्यान रखेंगे 1817 में पहला कीट्स का पब्लिकेशन निकलता है और वो भी पोइम्स नाम से। और 1818 में ये एंडीमियन जो है पब्लिश कराते हैं और बहुत ही सुंदर रचना है एंडीमियन। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, जिसकी पहली ही लाइन है अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, कि जो सुंदरता सुंदर चीज होती है वो हमेशा हमेशा के लिए आनंददायक होती है। एंडीमियन जब पब्लिश हुई थी तो इसको बहुत क्रिटिसाइज किया था ब्लैकबोर्ड मैगजीन ने, और दूसरी जो मैगजीन है वो है क्वार्टरली रिव्यू। इन दो मैगजीन ने जो है बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया था एंडीमियन को, क्रिटिसाइज किया था कीट्स को, कीट्स के साथ साथ क्रिटिसाइज किया था इनके फ्रेंड्स को, ली हंट को और विलियम हैजलिट को। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखेंगे। द फर्स्ट डिवेस्टिंग ब्लो ऑफ कीट्स रेपुटेशन वर डिलीवर्ड, तो जो कीट्स की रेपुटेशन को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था, तो बात है 1818 में जेसी लॉकहार्ट ब्लैकबोर्ड मैगजीन में लिखते हैं और जॉन विल्सन क्रोकर इन क्वार्टरली रिव्यू में प्लेट्स कीट्स एज वेल एज ली हंट एंड विलियम हैजलिट द कॉकनी स्कूल। तो इनको विलियम हैजलिट को और ली हंट को और जॉन कीट्स को ये कॉकनी स्कूल कह कर के जो है क्रिटिसाइज करते हैं। अब कॉकनी क्या है? देखिए, दे वर डिवेस्टेड फॉर देयर लो डिक्शन, उनको उनकी लो डिक्शन के कारण डिवेस्टेड किया गया था, इनके अपमानित किया गया था। तो लो डिक्शन, कॉकनी को क्या कहते हैं? देखिए, कॉकनी जो है, जो कॉकनी है, तो कॉकनी ईस्टर्न पार्ट होता है लंदन का, ए पर्सन फ्रॉम द ईस्ट एंड ऑफ द लंदन, यानी कि लंदन का पूर्वी एरिया जो है कॉकनी कहलाता है। और वहाँ की जो लैंग्वेज है उसको कॉकनी लैंग्वेज कहते हैं। और इसको इन्होंने कहा कि
कॉकनी जो लोग थे वो लो बर्थ पीपल थे और उनकी जो लैंग्वेज थी वो भी लोअर क्वालिटी की थी। तो ये कह करके इन्होंने एंडीमियन को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया। सितंबर 18 को जॉन कीट्स जो है फैनी ब्राउने से मिलते हैं। ये इनकी बिलव्ड होती हैं और 1 दिसंबर 1818 को जॉन कीट्स के भाई जो टॉम कीट्स होते हैं उनकी ट्यूबरकुलोसिस से डेथ हो जाती है। अब ये 1818 में फैनी ब्राउन से मिलते हैं और इनका लव अफेयर शुरू हो जाता है। ध्यान रखेंगे, फिर 1819 की जो डेट ईयर है ये इनके मेजर ओड्स के लिए मानी जाती है, क्योंकि इस ईयर में इन्होंने ओड टू साइकी, ओड टू नाइटिंगेल, ओड टू ग्रीसियन अर्न, ओड टू इंडोलेंस, ओड टू ऑटमम, ये जो ओड थे ये 1819 में ही लिखे इन्होंने। तो 1819 ध्यान रखेंगे, 1819 का जो ईयर है वो इनके मेजर ओड्स का ईयर माना जाता है। आप जानते हैं कि 1818 में ये फैनी ब्राउन से मिले थे और 25 दिसंबर 1819 को ये फैनी ब्राउन से जो है इंगेजमेंट हो जाती है, इंगेज हो जाते हैं। लेकिन शादी तो नहीं हो पाती। आप भी जानते हैं कि जून 1820 को जॉन कीट्स जो है ब्लड स्पिटिंग आता है, यानी खून में थूक आता है। आप जानते हैं कि खून में थूक आने का मतलब है ट्यूबरकुलोसिस के जो है बहुत ज़्यादा गंभीर लक्षण कहलाते हैं। इनकी हल्की खांसी रहती है तो ट्यूबरकुलोसिस उसमें ही हो जाता है, लेकिन जब ब्लड आता है तो बचने को, इस समय तो खैर बचाया जा सकता है, लेकिन उस समय जब कीट्स थे, आज से हम 30 साल पहले की बात करें तो भी टीबी का बहुत अच्छा इलाज नहीं था। अब अभी आया है। तो जो ब्लड स्पिटिंग आया था 1820 को जून में, तो ही कॉल्ड इट दिस इज माई डेथ वारंट। तो इन्होंने इसको कहा, जो ब्लड स्पिटिंग था उसको कहा कि ये उनके डेथ वारंट है, यानी कि मौत का बुलावा है। हिज डॉक्टर ऑर्डर्ड हिम टू गो टू इटली फॉर विंटर। तो विंटर के समय इनके डॉक्टर ने कहा कि आप जो है इटली चले जाओ। तो आप जानते हैं कि रोम इटली जो है वो आपका काफ़ी गर्म क्षेत्र है और इंग्लैंड में बहुत ठंड पड़ती है। तो नहीं बोले वहाँ एटमॉस्फेयर चेंज हो जाएगा तो आपको काफ़ी रिलैक्स मिलेगा। फिर भी 1800 जून की बात है, लेकिन सितंबर में जाते हैं 1820 को अपने फेथफुल फ्रेंड सेबर्न के साथ 1820 को ये इटली के लिए रवाना होते हैं। नवंबर 1820 में सेबर्न जो है के साथ कीट्स जो है रोम की जगह है पीसा, वहाँ पर ठहरते हैं और वहीं पर इलाज कराते हैं। लेकिन भाई टीबी की बीमारी जो है काफ़ी गंभीर हो जाती है तो उस समय का इलाज नहीं बचता है। तो उसके बाद 23 फरवरी 1821 को 25 वर्ष की आयु में इनकी डेथ हो जाती है। और इन द लैप ऑफ सेबर्न, अपने जो अजीज मित्र होते हैं सेबर्न, उनकी गोद में इनकी मौत हो जाती है। द कॉजेज ऑफ डेथ आप पता ही है, ट्यूबरकुलोसिस खानदानी बीमारी है, क्योंकि ये तीसरी मृत्यु है ट्यूबरकुलोसिस से। और 26 फरवरी 1821 को कीट्स को जो बरीड कर दिया जाता है इंग्लिश सीमेट्री एट रोम। तो रोम की इंग्लिश सीमेट्री जो जगह है वहाँ पर इनको दफना दिया जाता है। और पीवी शैली इनकी मौत पर जो पास्टोरल एलिजी है एडोनिस लिखते हैं। तो इस प्रकार बहुत ही कम आयु में जो है जॉन कीट्स की डेथ हो जाती है। यहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा है, लेकिन जो भी हम पढ़ेंगे ये तो इतना ही है, बायोग्राफी से बहुत ज़्यादा नहीं है। बाकी जो पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में वो पोइटिकल वर्क्स, इनके लिटरेरी लेटर्स हैं और कीट्स व्यूज ऑन पोइट्री,
ये 3 पॉइंट इतने बड़े हैं कि जो बहुत ज़्यादा कवर करते हैं आपके सिलेबस को, क्योंकि किड्स जो है पोइट्री की बहुत अच्छी डेफिनेशंस देते हैं, हर चीज़ में ब्यूटी देखते हैं, और बहुत सारी इनकी जो रचनाएं हैं वो बहुत सुंदर हैं। तो हम इनकी रचनाओं को बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहले ये पढ़ेंगे, फिर रचनाओं को डीपली पढ़ेंगे, लाइन टू लाइन एक्सप्लेन पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।